हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं ना। कौन सा पीवाईक्यू हम लोग कर रहे थे? एंशियंट इंडिया का है ना, प्राचीन भारत का। ठीक है गाइज, और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राचीन भारत का शुरू कर रहे हैं। हम लोग 1995 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। 1995 आपने नहीं देखी तो आप क्या करिए, प्राचीन भारत के प्लेलिस्ट में आप चाहिए और वहाँ पर आपको सारे वीडियोस ईयर वाइज आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको देखिए। और उससे पहले आपको पीवाईक्यू देखने से पहले क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। आपको सिलेबस वहीं फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वो डिटेल सिलेबस जो मैंने आपको समझाया है वो आप देखिए, आप उसको नोट डाउन करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कॉपी लेके बैठे होंगे। 2020 वाला है ना, ईयर कौन सा है दोस्तों, ये देखिए 2020 है ना, ये वाला। और अब का क्या पैटर्न है, शुरू में कैसा पैटर्न था, 12 क्वेश्चंस ऐसा कुछ है ना, डाउन जाते आते अब 5-4 क्वेश्चंस, अब कितने हैं, अब एकदम नियमित रूप से 5 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना गाइस। हाँ गाइस, आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे हैं 2020 में, ये आप नोट डाउन करिए। ये सब आप देख रहे, पैटर्न समझ रहे हैं आप। 5 क्वेश्चन है ना गाइस, 5 क्वेश्चंस। आइए सीधा क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप कोशिश करिएगा आप खुद से उसको आंसर करने का। ठीक है, निम्नलिखित में से समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषित बताया गया है। आप समझिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। कौन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य, जो यहाँ वाक्य दिए गए हैं उपवाक्य, इसमें से कौन सा उत्तर हर्षकालीन, टाइम पीरियड क्या बोल रहा है, उत्तर हर्षकालीन। ठीक है, टाइम है उत्तर हर्षकालीन। ठीक है, स्रोत में प्रायः उल्लेखित हुंडी, आपने पढ़ा ये शब्द देखिए, कीवर्ड्स मैंने बताया आपको, यूपीएससी कीवर्ड्स पूछते हैं, कीवर्ड्स आप समझ रहे हो दोस्त। यहाँ देखिए, हुंडी, हुंडी के स्वरूप में की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर आपको इन सबको पढ़ के आपको क्या करना है, इस टाइम पीरियड में हुंडी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो आपको बताना है मान लीजिए यूपीएससी में ये क्वेश्चन रहता सीधा, हुंडी से आप क्या समझते हैं, तो क्या आप कंफ्यूज हो सकते थे ना कि साइंस का क्वेश्चन है या किसका क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स का या क्या है। लेकिन यहाँ हर्षकालीन या टाइम पीरियड दे दिया, इससे आप पता चल जाएगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप समझ रहे हैं, आपको कोई अलग से सेगमेंट नहीं रहता है कि ये हिस्ट्री का, आपको मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना ओवरऑल, इसलिए आपको एग्जाम को क्वेश्चन का पैटर्न को आपको समझना है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। राजा जो था अपने अधीनस्थों को जो परामर्श देता था उसी को हुंडी कहते थे। दूसरा, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, है ना, जो प्रतिदिन का लेखा जोखा को अंकित करने वाला जो बही खाता आपने समझ सका, जिसमें आपको सारे चीज़ नोट डाउन किए जाते हैं, है ना, लेखा जोखा, तो वो आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और जिन्होंने कॉमर्स पढ़ रखा है तो वो लेखा जोखा को आप अच्छी तरह से अकाउंट्स में पढ़ते होंगे, है ना दोस्तों। यहाँ देखिए हुंडी, यहाँ समझ रहे हैं, हुंडी, हुंडी के विषय में बताना है। या फिर हुंडी को विनय पत्र कहा जाता था, या सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश, है ना, सामंत द्वारा अधीनस्थों को दिया गया आदेश को हुंडी कहते हैं। क्या लगता है आपको, ऑप्शन इस यहाँ देख लीजिए आप, एक का सी होगा, क्या होगा, सी होगा, विनय पत्र। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखिए विनय पत्र। एक मिनट दोस्तों, आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग इसका। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए उत्तर हर्षकालीन है ना, उत्तर हर्षकालीन टाइम पीरियड चल रहा है, स्रोत में प्रायः उल्लिखित हुंडी, जो हुंडी शब्द है इसका स्वरूप क्या है, विनय पत्र, विनिमय पत्र। ठीक है, व्यापार और लेन देन में उपयोग किया जाता था इसका। ठीक है, विनय पत्र जो था ये व्यापार और लेन देन में, ऋण के लेन देन में ये इसका है ना, ऋण लेन देन में उपयोग किया जाता था। आप समझ रहे हैं। और जब आप पढ़ें, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ें, अपने जब भी कुछ चीज़ें पढ़ें तो आपको क्या करना है कि इन सब चीज़ों के बारे में जब भी आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको एक्टिवली इसको समझना है। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, राजा कहीं पे अधीनस्थों को जो परामर्श देता है उसे क्या कहते हैं आपको थोड़ा समझना है। प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही खाते को क्या नाम दिया जाता था, टाइम पीरियड के अनुसार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब उस टाइम पीरियड को पढ़ें तो सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया जाने वाला आदेश, आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसको क्या कहते थे। आप इस पर थोड़ा सा एक्टिवली रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन को आपको एनालाइज करने में अच्छा मिल रहा है ना। कुछ भी हेल्प हो रहा है तो आप कमेंट करिए, बताइए कि क्या सही है और क्या मैं इसमें और भी ऐड करूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में, कि हाँ इतिहास के संदर्भ में कल्यावाप तथा द्रोणवाप, है ना, कल्यावाप और कुल्यावाप और द्रोणवाप, है ना, शब्द क्या निर्दिष्ट करते, क्या बताते हैं ये कल्यावाप और द्रोणवाप। आप समझ रहे, शब्द सुना है आपने, बताइए। कुछ शब्द होते हैं, कीवर्ड्स मैंने बताया आपको, आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। भूमापन, भूमाप, है ना, भूमाप, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कीवर्ड्स पर कि एंशिएंट इंडिया के ये कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे, नए, है ना। इसके आधार पर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारे वीडियो लेटेस्ट आप तक पहुंच सके, ताकि आप उससे मुझसे जुड़ पाए, है ना। या देखिए, भूमाप,
विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। क्या था ये बताइए, इनका क्या संदर्भ है, इनका भारतीय इतिहास के संदर्भ में इन शब्दों का क्या अर्थ निकलता है इनमें से, इन ऑप्शंस में, है ना। आप देखिए दूसरा का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। भूमाप क्या हो जाएगा, भूमि का जो मापने का जो चीज़ है उससे संदर्भित है ये दो शब्द। आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावास तथा द्रोणावाप शब्द जो है भूमाप से संबंधित है, भूमि के मापन से, ठीक है। गुप्त काल का टाइम पीरियड है, उत्तर भारत में इसका यूज होता था, गुप्त काल का टाइम पीरियड। द्रोण एक परिणाम का सूचांक, जबकि द्रोणवाप भूमाप, है ना। द्रोण क्या है, एक परिमाण का सूचांक है, ठीक है गाइस। एक मिनट यहाँ समझिए फ्रेंड्स, जो ये द्रोण शब्द था और द्रोणवाप जो शब्द है, ये 5वीं सदी में बंगाल एवं बिहार से प्राप्त कतिपय अभिलेख से साक्ष्यों से मिलते हैं, ठीक है। इन दोनों शब्दों का वहाँ से साक्ष्य मिलता है, आप ये समझ रहे हैं। कृषि योग्य भूमि जो है उसको क्या कहेगा, वाप क्षेत्र। वाप क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, कृषि योग्य भूमि। ये सब आपको नोट डाउन करना है कि जैसे आप क्या लिखिए कि कृषि योग्य भूमि वाप क्षेत्र, ठीक है। द्रोण डैश क्या लिखिएगा आप, द्रोण डैश आपको यहाँ पर एक परिमाण का सूचांकन, ठीक है। और द्रोणवाप मतलब भूमाप, और संबंधित टाइम पीरियड गुप्त काल, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से, यहाँ ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया, ठीक है। तो कोई एक शासक का पूरा एक लिखा हुआ एक वक्तव्य यहाँ दिया गया है अभिलेखों में, जो उन्होंने लिखा था, और वो प्रजा को संदेश दे रहे हैं। ऐसा कौन करता है, प्रजा को अक्सर संदेश देने के लिए अभिलेखों का इस्तेमाल किया जाता था। पर हमने पढ़ा है कि अशोक, ये बात आप समझ रहे, अशोक बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करता था, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में अशोक हैं क्या, देखिए अशोक है ना, लेकिन आपको अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है, ठीक है, फिर आंसर की ओर जाएंगे, ठीक है। 3 का, हाँ 3 का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन पढ़िए। अभी ये आपका अभिलेखों में मिला हुआ है, ये पूरा कथन बता दिया गया है और पूछा गया है कि ये किस सम्राट ने अपने लोगों को लिख के बताया गया है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर प्रजा को संदेश दिया है। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महान मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, क्या करता है, कोई भी व्यक्ति जो है सो अपने संप्रदाय का महान महिमा मंडल करने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा अपने धार्मिक प्रशंसा कर देता है अपने संप्रदाय का कि हमारा धर्म बहुत बेहतरीन है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने संप्रदाय को बहुत बेहतरीन मानते हैं और दूसरे की निंदा कर देते हैं कि हमारा धर्म, हमारा सभ्यता, हमारी ये बहुत अच्छा है और दूसरा का दिक्कत है, आपको ये देखने को मिलता होगा। वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है ना, या फिर वह अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं दोस्तों ये चीज़। तो इसको कौन लिखा है, इसको लिखा है अशोक ने, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अशोक ने, इसका आंसर अशोक ही होगा, ठीक है, क्योंकि वही ऐसा काम करते थे। अशोक के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। और या आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं, सिलेबस आपको याद आ रहा है सारा चीज़, जो टॉपिक वाइज मैंने बताया है एकदम, जहाँ से मैंने जैसे कि अशोक लिखा तो अशोक के में क्या क्या पढ़ना है, वहीं से ये पूछा जा रहा है ना कि अभिलेख से अशोक के अभिलेख, अशोक की नीतियाँ, ये सब से पूछा जा रहा है। एक शासक जो अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है ना, कौन, एक शासक जो, उसको क्या नाम है, अशोक, और अशोक के शिलालेख। ये पूरा जो है अशोक का कथन है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय के महान मंडित करने के लिए दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, ठीक है। ये आपको एक फैक्ट बताया गया था अशोक के द्वारा अपने लोगों को। तो ये चीज़ आपने ऊपर में पढ़ा है ना, यही चीज़ है, आपको ऐसे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये कथन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कथन जो मैंने यहाँ लिख के समझाया ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है। पर क्या करिए, आप सिर्फ याद रखिए कि इन चीज़ों को अशोक क्या करता था, ऐसे शिलालेखों के माध्यम से लिख के अपने लोगों को संदेश देता था। आप एंशिएंट इंडिया में मेरे साथ पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे यूपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो ऑप्शनल वाले हैं वो ऑप्शनल वाले कमेंट करेंगे हिस्ट्री, आप लोग का ऑप्शनल क्या है, जैसे अगर आप लोग का क्या क्या ऑप्शनल है मैं जान पाऊंगा तब तो मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। मैंने हिस्ट्री और हिंदी आपको सजेस्ट किया, आप अपना बताइए कि आपका ऑप्शनल क्या है, तो मैं उस पर देखूंगा कि मैं वीडियोस ला पाऊंगा या नहीं, ठीक है। तो वो आप करिए। यहाँ ध्यान दीजिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। क्या करिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार, भारत के इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। प्रसिद्ध स्थल दिया गया है और वर्तमान राज्य बताया गया कि ये स्थल वर्तमान राज्यों में कहाँ है। ये चीज़ बहुत एक्टिवली एनसीईआरटी भी बता दिया है ना, साइड में आपने उनको इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगा, एनसीईआरटी में क्लासेस ला रहा हूँ, यहाँ समझिए। एनसीईआरटी की मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस लाया है ना,
ज्योग्राफी क्लासेस है, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, चैनल पे। और क्या करिएगा कि जैसे मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया, ठीक है, चैप्टर 1 आपको कंप्लीट हुआ, तो इसके साथ क्या है कि इसका आपका टेस्ट दे दिए। चैप्टर 2 हुआ तो उसके साथ आप टेस्ट दे दिए, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा पूरा एकदम तैयार हो जाएगा, ठीक है। जीएस एकदम मैं तैयार करा दूंगा आपका, ठीक है। और साथ में आपका ऑप्शनल और सीसेट को भी मैं देखूंगा, ठीक है। और मैंने बताया था आपको 300 नंबर का एक होता है पेपर, उसको भी मैं कराऊंगा, क्वालिफाइंग नेचर वाला जो रहता है, हिंदी और इंग्लिश है ना, भारतीय भाषा और अंग्रेजी, ठीक है। ये दोनों को मैं करवाऊंगा कि कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। यहाँ देखिए पूरा आप ओवरऑल यूपीसी का पूरा एक सिलेबस को आप पूरा कंप्लीट करेंगे मेरे साथ, ठीक है। पूरा सिलेबस को विथ ऑप्शनल सीसेट सब कुछ, ठीक है। तो आप बस तैयार करिए और खुद को एक प्रूफ करके दिखाइए कि आप कर सकते हैं। बात समझ गए दोस्तों। वो चीज़ गलत करिए कि हिंदी मीडियम में रैंक 1 नहीं आ रहा है, आप लोग को लाना है, उसमें से कोई एक तो उभरिए जो ला पाए आप में से, ठीक है। आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। भीलसा है ना, भीलसा स्थल का नाम, ये प्रसिद्ध स्थल का नाम है भीलसा, द्वार समुद्र, गिरिनगर और स्थानेश्वर, ये स्थल का नाम है। कुछ कुछ आपने सुना होगा, जैसे स्थानेश्वर, गिरिनगर आपने सुन रखा होगा, भीलसा सुन रखा होगा, है ना, द्वार समुद्र, इस सब के बारे में कुछ कुछ सुना होगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश बताया है। और यहाँ पे कौन से युग में सही सुमिलित है, सही पूछा है, ठीक है। बताइए केवल 1 और 3, केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 4 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, चारों का क्या आंसर हो जाएगा आपका, केवल 1 और 2, 1 और 3 है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए केवल 1 और 3, ए ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1 और 3। यहाँ देखिए 1 और 3। गिरिनगर तो आपको पता होगा कि गुजरात में है, ये तो आपको पता होगा कॉन्सेप्ट। और भीसला भी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो पता है उस पर आप क्या करिए एक्टिव, जो ये कंफ्यूज क्या करिए, ये दोनों पता ही था स्टूडेंट को लगभग। ये महाराष्ट्र और ये उत्तर प्रदेश में क्या है, ये चीज़ें थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं देखना है, आपको जो सही लग रहा है उस पर जाना है, आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। जैसे कि 1 और 3 आपको लग रहा है सही है, यहाँ समझिए 1 और 3 आपको लग रहा है कि सही है, अब 2 और 4 का नहीं पता आपको। तो 3 कहाँ कहाँ पे है, ये सब में 3 नहीं है ना, तो ये कट गया, 3 कट गया, 3 है इसमें लेकिन 1 नहीं है, तो ये कट गया, एलिमिनेट से आप बना लिए, आंसर तक पहुंच गए। ये चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। मैं सिखाऊंगा, सारी चीज़ सिखाऊंगा आपको बेसिक से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य, ठीक है। भीलसा क्या है, भीलसा, भीलसा आपका मध्य प्रदेश में प्राचीन नगर विदिशा का आधुनिक नाम भीलसा है। विदिशा नगर का आधुनिक नाम क्या हो गया, भीलसा। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये आपने समझा। द्वार समुद्र कहाँ पे, द्वार समुद्र कर्नाटक में होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग ये सब नोट डाउन कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अब नोट डाउन करके नोट्स बनाइए, आप पूरा एक ईयर जो मेरे साथ कोर्स करेंगे ये चीज़, इसको आप नोट्स के साथ करिए, ठीक है। कर्नाटक, यह होयसल वंश की राजधानी, वर्तमान नाम इसका क्या है, यह होयसल वंश की राजधानी है कर्नाटक में, द्वार समुद्र। और ये वर्तमान नाम क्या हो गया इसका, हेलबिंडू, हेलबिडू है इसका नाम, ठीक है, हेलबिडू। ये आप नाम याद रखिए, सब कीवर्ड्स है ना। और ये क्या है, राजधानी है होयसल वंश की। यहाँ देखिए गिरिनगर, गिरिनगर कहाँ है, गुजरात में, ये आपको पता है। स्थानेश्वर, स्थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा में है। इसे थानेश्वर भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हानेश्वर को, आपको स्थानेश्वर को थानेश्वर भी कहा जाता है, और ये हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा के जो लोग हैं वो कमेंट करिए, हरियाणा के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, मैं जानता हूँ, आप लोग मेहनत करते हैं ना, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। कौन लोग हैं, इसे क्या कहा जाता है, थानेश्वर कहा जाता है, ये आप समझ गए। हर्ष काल में यहाँ वर्धन राजवंश का शासन रहा, हर्ष काल में क्या रहा था यहाँ, आपको आपका वर्धन का शासन था, ठीक है। आप लोग ये सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में है ना, समय में संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे। तो क्या करना है, टाइम पीरियड दिया, पहले समझिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आप समझिए क्वेश्चन पे, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे मान लीजिए, तो वहाँ पे आपको ये पता चले कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप तुरंत अपने दिमाग को हिस्ट्री के रूप में ला रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ एक्टिवली हिस्ट्री सोचने लगे। अब देखिए क्या बोला है, गुप्त राजवंश, आपको बाकी सब छोड़ना, सोचना बंद करना है। आप गुप्त राजवंश में आप जो नोट्स बनाए होंगे वो आपको वहाँ एग्जाम पैटर्न तुरंत आपको रिकॉल करना है, ठीक है। और संदर्भ में क्या पूछ रहा है, नगर, घंटाशाला। नगर घंटाशाला क्या था, है ना, कुदाल, कदूरा है ना, कदूरा क्या है, और चौल किस लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। चौल आपने सुन रखा होगा, ठीक है। घंटाशाला आपने सुन रखा होगा, कदूरा ये थोड़ा सा देखिए इसके बारे में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए क्या है, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह ये थे, या फिर शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां थी, उत्कृष्ट प्रशस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंध था, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल थे। तो अब क्या लगता है इसका 5 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, 5 का हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। यहाँ देखिए व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। बंदरगाह जब भी आप पढ़ें तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए। प्राचीन भारतीय गुप्त वंश के समय में नगर, घंटाशाला, ठीक है, कदूरा और चौल जो है विख्यात थे, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये, ठीक है। थोड़ा सा और समझिए कि पश्चिमी तट पर कैम्बे है ना,
सोपार और कल्याण बंदरगाह थे। पश्चिमी तट पर और जो बंदरगाहों के नाम है ये हैं, ठीक है। कॉम्बे, सोपार, कल्याण बंदरगाह कहाँ थे? पश्चिमी तट पे। ये आपको क्या करना है, कहाँ का कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? टाइम पीरियड देखिए आप, गुप्त राजवंश है ना, गुप्त राजवंश, ये टाइम पीरियड का चल रहा है। आप गुप्त राजवंश लिखिए और वहाँ पर आपको ऐसे लिखना है कि पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह थे वो ये थे, और आपको अपने जो नोट्स बनाएंगे वहाँ पर एड ऑन करना है, जहाँ गुप्त काल का आपने लिख रखा है वहाँ पे आपको इसको एड ऑन करना है, ठीक है। चौल, घंटासाला, कदूरा, ताम्र लिप्ति प्रमुख बंदरगाह थे, है ना, प्रमुख बंदरगाह ये थे। तो बंदरगाह लिखिए, एक टॉपिक ऐसे स्टार कर दीजिए और बंदरगाह लिखिए, बंदरगाह लिखिए और उसमें फिर क्या लिखिए, पश्चिम लिख के आप ऐसे पश्चिम लिख के आप क्या कर सकते हैं, इन सब का नाम लिख सकते हैं, कॉम्बे, सोपार, है ना, कल्याण, ये सब बंदरगाह, ये सब लिख लिए। और फिर नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं कि प्रमुख बंदरगाह में ये सब चौल, घंटासाला और कदूरा और ताम्रलिपि, आप समझ रहे हैं। और मैंने फिर से देखिए लाल पेन से जो लिख के रखा है, इसको क्या करना है आपको, जब भी आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी जुटाना है एक्टिवली, कि कैसा यूपीएससी पूछ सकता है। जैसे कि शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ, आप क्या करिएगा कि उन, जब भी आप कोई भी समराइज का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, तो आप उसका राजधानी पढ़ लीजिए कि कौन सा शक्तिशाली राजधानी थी, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा क्या करिएगा आप, उसका नोट्स आपका रहना चाहिए, राजधानी का एक नोट्स होना चाहिए, ठीक है, पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंध स्थान, तो जो कला और प्रस्तर से संबंधित स्थान है वो सब आपको हर एक टॉपिक में, हर एक आपको सेगमेंट में आपको कर लेना है। जैसे हड़प्पा, तो उसमें क्या क्या है वो कर लेना है, ठीक है। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल, तो बौद्ध धर्म आप जब पढ़ेंगे तो प्रमुख तीर्थस्थल लिख के आपको सारा वहाँ नोट डाउन करना है नोट्स में। आप समझ नोट्स कैसे बनता है, मैं कुछ कुछ बताता चलूँगा और नोट्स पे मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको जरूरत है तो। ऐसा कुछ जरूरत होता नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप साथ साथ में अपने शब्दों में कुछ कुछ शॉर्ट में, जितना शॉर्ट लिख सकते हैं आप। आपको एकदम ग्रंथ नहीं बना लेना है कि आपका एग्जाम तक आपके पास बहुत सारा एकदम हर सब्जेक्ट पे एकदम 10-10 किताबें लिख रखी है आपने, नहीं। आपको क्या करना है, छोटा छोटा फॉर्म में, लेकिन हाँ क्या क्या PYQ का आपका नोट्स रहना चाहिए हर सब्जेक्ट का अपना, समझ रहे हैं दोस्तों। आपका एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत कुछ कुछ फैक्ट्स साथ में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे लिखिए, प्रैक्टिस एनसीईआरटी का जब प्रैक्टिस करेगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लिखिए, ठीक है, ठीक है। इसको आप अलग रहने दीजिए, इसको आप नोट्स के रूप में ना लें, ठीक है। बाद में जब स्टैटिक बुक्स पढ़ाऊंगा, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आप क्या करिएगा कि वहाँ पे नोट्स बनाएगा, ठीक है, ध्यान से। और फिर मैं PYQ करवाऊंगा मेंस का भी, ठीक है। तो ये सब आप लगे रहिए, आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए ना, वीडियोस को अगर पसंद आती है तो, और कमेंट करिए कि क्या क्वारीज हैं आपको, है ना, ताकि मैं जुड़ सकूँ आपसे। थैंक यू गाइस, आपने वीडियो देखी है ना, थैंक यू। आप लोग को प्रिपरेशन चलता होगा अच्छा से, मैं जानता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए। थैंक यू गाइस।